गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मेरी फिजिक्स और मैथ्स की क्लासेस का खूब एंजॉय कर रहे होंगे। टाइम टाइम पर आपको मेरी वीडियोस मिलती रहती हैं, आप लोग के कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें पढ़कर, बहुत खुशी होती है। आप लोग का जो कोऑपरेशन है वो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की इस सीरीज़ में जो मैं लेकर आया हूँ वो लाया हूँ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, जो यूजुअली बच्चे जिसमें हमेशा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की सीरीज चल रही है, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन की सीरीज में इसी पर बेस्ड मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपकी नीट 11th के जो आपके एग्जाम्स होते हैं स्कूल के उसमें और जो जेई की आपके होते हैं उसमें भी हेल्प करेंगे। ये आपकी कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन में मैं ले लेता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो बॉम्ब है, एक 50 केजी का है और दूसरा आपका 100 केजी का है। ये दो बॉम्ब हैं जो ग्राउंड से थ्रो किए गए हैं किसी कैनन से, राइट। और इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम है, यानी यू जो है इनका वो सेम है। और जिस एंगल पर ये थ्रो किए गए हैं, थीटा फ्रॉम द ग्राउंड यानी हॉरिजॉन्टल से जो थीटा एंगल लिया गया वो भी सेम है दोनों के लिए। तो अब हमको पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि ये बताना है कि इनमें से ये जो दोनों बॉम्ब है इनमें से कौन सा बॉम्ब सबसे पहले ग्राउंड पर आकर गिरेगा। तो देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखो। आप जानते हो कि T इजकल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। अब आप यहां देख रहे हो कि इन दोनों का वेलोसिटी यानी u सेम है, थीटा सेम है, और आप जानते हैं g तो कांस्टेंट होता ही है यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो मास से रिलेट करता हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम है t इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, so both the bomb will come on ground in same time। यानी दोनों के दोनों बॉम्ब जो है ग्राउंड पे सेम टाइम में आकर गिरेंगे, क्योंकि इनका मास जो है टाइम से रिलेट नहीं कर रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट मास पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है मेरी बात। चलिए अब इसी से दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी से रिलेटेड कि यही सेम बॉम्ब है हमारे, राइट। अब इसमें क्या दिया गया है आपको कि इनका डायरेक्शन तो सेम है, यानी थीटा इज सेम, जिस एंगल पर ये थ्रो किए गए वो तो सेम है, बट इनका जो वेलोसिटी है जिससे ये थ्रो किए गए हैं वो डिफरेंट है, u इज डिफरेंट। तो अब बताना है हमको कि इन दोनों में से कौन सा बॉम्ब जो है ग्राउंड पर सबसे पहले आकर गिरेगा। तो आप देख रहे हो कि यहां जो टाइम है आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u के। अगर थीटा यहां सेम है, g सेम है, राइट, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u। तो इसका मतलब जिसका वेलोसिटी कम होगा वो पहले आके ग्राउंड पर गिरेगा। तो यानी बॉम्ब हैविंग lesser velocity will come on ground first। तो जिसका वेलोसिटी कम होगा वही ग्राउंड पे सबसे पहले आकर गिरेगा। क्लियर है क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं आप लोग का, देखो आओ समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, दो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, या तो आप टू ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो या कह सकते हो कि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है और उस एक ऑब्जेक्ट को हम टू डिफरेंट एंगल्स पर थ्रो करते हैं विद द सेम वेलोसिटी, यानी एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। इन दो एंगल्स पर हम ग्राउंड से सेम वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं। यू क्या है, सेम है, सेम वेलोसिटी के साथ ग्राउंड से इन दो एंगल्स पर थ्रो करते हैं। तो हमें फाइंड करना है, तो फाइंड रेशियो of range and maximum height।
इनकी मैक्सिमम हाइट और रेंज का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। पहली तो बात आप देख रहे हो कि ये जो एंगल्स है हमारे वो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इजकल टू 90। एंड आप जानते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है। तो क्या हुआ कि सिंस एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सो इनकी जो रेंज होगी R1 इजकल टू R2, राइट। तो दोनों रेंज सेम होगी, इसलिए इनका जो रेशियो आ जाएगा R1 रेशियो R2 इजकल टू 1 रेशियो 1। तो रेंज तो इनकी सेम होगी, इसलिए इनका रेशियो 1 आ गया। अब देखो हाइट आप जानते हो H इजकल टू होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। तो जब एंगल आप थीटा पर थ्रो कर रहे हो विद वेलोसिटी u, तो इसकी हाइट हमने ले ली, सपोज दिस इज h1। क्वेश्चन 1 ये थीटा के लिए है। h2 जब आप इस 90 माइनस थीटा पर थ्रो कर रहे हो तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। और आप जानते हो कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो अब अगर इनका रेशियो ले लें हम लोग तो क्या आ जाएगा हमारे पास h1 अपॉन h2 इजक्वल टू हाउ मच, ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g डिवाइडेड बाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो देखो 2g से 2g कैंसिल, से ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सो h1 रेशियो h2 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा रेशियो 1। ये हमारा क्या आ गया, मैक्सिमम हाइट का रेशियो आ गया। क्लियर है आप? तो अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके दिमाग को एकदम जगा के रख देगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, बहुत मस्त एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। आओ देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड एट सम एंगल फ्रॉम द ग्राउंड, यानी इस तरीके से हम इसको थ्रो कर रहे हैं, राइट, इस इनिशियल वेलोसिटी से और ग्राउंड से थीटा एंगल पर। ओके बच्चे, तो अब देखो इसमें समझने वाली बातें समझो। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया, यानी h है इसकी, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो हमें ये बताना है कि इस जर्नी में पोटेंशियल एनर्जी कहां पर मैक्सिमम होगी और कितनी होगी। तो आप देख रहे हो कि ग्राउंड पे यानी इस पॉइंट O पर, राइट, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। एट O पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। बिकॉज क्यों होगी 0, क्योंकि यहाँ H कितना है, 0 है। क्योंकि आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। तो h 0 है, दैट्स वाई यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो आप देखो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। तो यहाँ आकर इस हाईएस्ट पॉइंट P पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसके बाद ये फिर डाउनवर्ड मोशन शुरू करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पर होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी विल बी एट P, राइट। और कितनी होगी, तो देखो यहां पर U मैक्स, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा mgh। h की अगर आप वैल्यू पुट कर दो यहां पर, राइट, तो कितना आ जाएगा, mgh होता है हमारे पास U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो बेटा ये आ गई इसकी मैक्सिमम एनर्जी, mg U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पर होगी
और वो कितनी होगी। तो यानी मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पर होगी, इसके इक्वल होगी, और मिनिमम कहाँ पर होगी, प्रोजेक्टिंग पॉइंट पर होगी जो 0 के इक्वल होगी। क्लियर है ये। अब देखो इसी से कंसर्निंग हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। तो आप देखो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख रहे हो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इसका वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज होता जा रहा है, और जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी वाई वो 0 हो जाता है, और सिर्फ यहाँ पर रह जाता है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, राइट, क्योंकि यू कॉस थीटा थ्रू आउट द सेम रहता है। ओके, तो अब देखो इसकी जो मिनिमम एनर्जी पॉसिबल हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, सो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी एट पॉइंट P। तो इस पॉइंट P पर इसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो कितनी होगी, सो K मिनिमम इज इक्वल टू, यू नो दैट दिस इज हाफ mv स्क्वायर, तो यहां पर वेलोसिटी कितना है इसका u cos थीटा का स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये इसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, राइट। अब मैक्सिमम की बात कर लें, तो आप देख रहे हो कि यहां से आपने इसको थ्रो किया u वेलोसिटी के साथ, राइट, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है u cos थीटा, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है u sin थीटा। तो यहां इसकी जो वेलोसिटी है जिससे आप थ्रो कर रहे हो वो सबसे ज्यादा है, राइट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पर पॉसिबल होगी, सो k मैक्स इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर, इसके इक्वल होगी, और देखो कहां पर होगी, एक तो यहां पर होगी इस पॉइंट पर, तो यानी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। दूसरा यहां देख सकते हो Just before touching the ground, the kinetic energy of the object will also be maximum. But keep it in your mind that it is just before touching the ground. अब इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टोटल एनर्जी कितनी होगी। अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट अबाउट द टोटल एनर्जी। यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी एट पी पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी आई हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और P पॉइंट पर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है UP वो कितना था, mg h यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। g से g कैंसिल, तो ये आ जाएगा हाफ m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर इन दोनों को आप ऐड कर दें तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास, U इज इक्वल टू KP प्लस UP, तो दिस इज हाफ m u स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी हाफ m u स्क्वायर। तो आपने देखा जितनी प्रोजेक्टिंग पॉइंट पर थी इसकी एनर्जी उतनी ही टोटल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी, टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर सेम रहेगी बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जितनी एनर्जी यहाँ है टोटल एनर्जी उतनी ही यहाँ पर होगी, इतनी यहाँ पर, उतनी यहाँ पर, उतनी यहाँ पर। बस होगा क्या कि यहाँ पोटेंशियल 0 थी, काइनेटिक मैक्सिमम थी, तो ये काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती चली गई, पोटेंशियल एनर्जी में, और यहाँ इस पॉइंट पे आके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गई, पर दोनों का सम कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको, चलो नोट करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। तो अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं
एक ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली थ्रो करते हो इस तरीके से, ये u1 वेलोसिटी से, इसको आपने सीधे ऐसे वाई एक्सिस कह लो यानी वर्टिकली थ्रो किया है, राइट, u1 वेलोसिटी के साथ। दूसरे ऑब्जेक्ट को आप इस तरीके से ग्राउंड से थीटा एंगल पर थ्रो करते हो इस वेलोसिटी u2 से, राइट, ये ग्राउंड से इसका एंगल थीटा है। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई इनका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इक्वल है। अगर ये टोटल टाइम t1 लेता है अपनी हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए, राइट, क्योंकि ये यहां से यहां तक पूरा तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इनका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है जैसे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कितनी देर हवा में फ्लाई कर रहा है, यानी यहां से ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आया, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट इसका t1 और इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है t2 वो दोनों सेम है। आप जानते हो कि इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो कितना होता है आपका, ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, 2u sin थीटा अपॉन जी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है आपका इस प्रोजेक्टाइल के केस में। अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हमें देखना है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे देखो यहां से यहां तक जाने में, यहां जब जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगा, राइट, तो मैं इस केस को कंसीडर कर रहा हूं, तो यहां पर इसका v इजकल टू u माइनस जी टी हमने यूज किया ये टाइम यहां से यहां तक का स्मॉल टी, राइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट t1 कितना होगा इसका 2t, क्योंकि ऊपर गया और फिर ग्राउंड पर आया। तो अब देखो यहां पर ये 0 है, u आपके पास दिया है u1 gt, सो t कितना आ जाएगा आपका u1 बाई जी, सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू 2u1 अपॉन जी। तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया वो आया 2u1 जी। क्लियर है यहां तक मेरी बात? और इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो है 2u, इसका वेलोसिटी u2 है तो इसलिए हम इसको u2 लिख सकते हैं यहां पर, तो t2 इज इक्वल टू 2u2 sin थीटा जी। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इनके जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इक्वल है, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल है, तो फाइंड करना है हमको इनकी जो हाइट है जहां तक ये पहुंचते हैं मैक्सिमम हाइट तक, उसका रेशियो हमें फाइंड करना है। तो अब देखो इस केस में यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल गिवन है आपको, तो इनकी वैल्यूज हमने पुट की, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ 2u1 राइट अपॉन g इज इक्वल टू 2u2 sin थीटा अपॉन g, तो g से g कैंसिल, u तो आ गया u1 इजकल टू u2 sin थीटा, तो ये आ गई इक्वेशन 1, ये रिलेशन आ गया। अब हमें इन हाइट में रेशियो फाइंड करना है, तो हाइट का रेशियो फाइंड करना है, तो देखो पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमने अपनी इक्वेशन यूज की, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर माइनस 2g h1 ले ली हमने, ये इसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होगा, इसका वेलोसिटी u1 आपको गिवन है, तो माइनस 2gh1, तो यहाँ h1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास u1 स्क्वायर अपॉन 2g, और अगर इक्वेशन 1 का यूज कर ले हम, तो इक्वेशन 1 से u1 की वैल्यू हमारे पास आई है, तो कितना हो जाएगा u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो हमने ये वैल्यू u1 की वैल्यू यहां पुट की, राइट। तो अब देखो h2 का तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता ही है, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए कितना होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो यानी सेम ही आया है जितना फर्स्ट केस में है, तो यानी h1 रेशियो h2 इजकल टू कितना 1:1। क्लियर है मेरी बात आपको यहां तक?
तो आई होप के आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक बात का ध्यान रखना कि अगर जैसे यहाँ ग्राउंड से दिया था, अगर ये इसको वर्टिकल से दे देते हैं, ठीक है, तो भी रेशियो सेम ही रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना। जब वर्टिकल से दिया गया है तो थीटा हमारा उस केस में 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। क्वेश्चन देखो भाई, अब मैं अगला क्वेश्चन आपका लेता हूं इसमें। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं और दूसरे को जो है ग्राउंड से किसी थीटा एंगल पर फेंकते हैं, तो उनके हाइट और टाइम वगैरह में रिलेशंस देखा था हम लोगों ने। अब क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है, ये एक बिल्डिंग है h हाइट की, यहाँ पर ये मोहनलाल बैठे हुए हैं। कौन है यहाँ पर? मोहनलाल। तो इन मोहनलाल के दिमाग में एक सनक आई और इन्होंने सोचा कि भाई एक ऑब्जेक्ट तो मैं सीधे ऐसे ड्रॉप कर देता हूँ लाइक दिस, वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरे को मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो कर देता हूँ, राइट। तो आप जानते हो कि जब इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करेगा तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो इस तरीके की मोशन फॉलो करेगा, जिसको मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो पहला केस क्या था कि इसने वर्टिकली ऐसे थ्रो किया यानी ड्रॉप कर दिया, और दूसरा इसने इस हॉरिजॉन्टली, वेलोसिटी दोनों का सेम है, राइट, इसको यहां से ड्रॉप किया। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर ग्राउंड पर आएंगे? तो सोचकर बताओ आंसर क्या होगा। अभी मैंने ये बताया था कि भाई जो टाइम है वो इनके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। इनका इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो उस केस में क्योंकि जी की वैल्यू भी सेम है, तो ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो है सेम टाइम पर ही ग्राउंड पर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया कि यस, बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल फॉल ऑन द ग्राउंड इन द सेम टाइम, राइट। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि भाई जब ये ग्राउंड पर फॉल करते हैं, इसका वेलोसिटी सपोज v है, और जब ये ग्राउंड पर फॉल करता है इसका वेलोसिटी v डैश है, तो क्या v और v डैश सेम होंगे? सोचो अपने दिमाग से। तो v और v डैश सेम नहीं होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इंक्लूड है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इंक्लूड है यहाँ पर। तो इसलिए जब ये ग्राउंड पर फॉल करेंगे, राइट, तो इनके जो वेलोसिटीज होंगे वो सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। क्लियर है मेरी बात? तो वो सेम नहीं होंगे। देखो बेटा, अब एक बहुत मजेदार क्वेश्चन और लेता हूं मैं। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बड़े ध्यान से और बड़े धैर्य से समझना। मेरी बात क्लियर है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़े ध्यान और धैर्य से समझना। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पर्सन है और वो एक बॉल को थ्रो करता है, यहां से ऐसे थ्रो किया उसने इस बॉल को, और इसने जिस वेलोसिटी से थ्रो किया वो u वेलोसिटी है, राइट, यहां से थीटा एंगल पर। तो ये बॉल उड़ती जा रही है हवा में। अब यहां से जहां से इस बंदे ने इस बॉल को थ्रो किया था थीटा एंगल पर, यहां से एक दूसरा पर्सन जो है दौड़ता है इस तरीके से ऐसे, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है u/2, इस u/2 वेलोसिटी से दौड़ता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो पर्सन है जो इस u/2 वेलोसिटी से दौड़ रहा है, राइट, तो क्या वो इस बॉल को कैच कर लेगा? और अगर वो कैच कर लेगा तो उस केस में इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, और ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे कि वो इस बॉल को कैच कर लेगा? यानी अंडर व्हाट कंडीशन द पर्सन रनिंग ऑन द ग्राउंड विद द वेलोसिटी u/2 विल बी एबल टू कैच द बॉल, एंड एट व्हाट एंगल शुड द बॉल शुड बी प्रोजेक्टेड। सो द कंडीशन इज दैट, आप देख रहे हो कि ये जो बंदा है गोलू मोलू सा, ये गोलू मोलू हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और बॉल जो है ऐसे मूव कर रही है, राइट। तो बॉल के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक u cos थीटा और एक u sin थीटा। तो अब गोलू जो है कैसे जा रहा है? हॉरिजॉन्टली जा रहा है विद वेलोसिटी u/2। तो अगर इस गोलू मोलू का ये वेलोसिटी और इस बॉल का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर इक्वल होंगे, तभी वो पर्सन यानी गोलू इस बॉल को कैच करने में कामयाब होगा, अदरवाइज नहीं।
तो पहला जवाब क्या होगा कि यस, द गोलूमोलू विल बी एबल टू कैच द बॉल अंडर द कंडीशन दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द बॉल इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ गोलूमोलू। तो यानी कौन सी कंडीशन हो गई, u/2 शुड बी इक्वल टू u cos थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, u से u कैंसिल, तो 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा। सो यू नो दैट 1/2 cos में कहाँ आता है, 60 डिग्री पर, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यानी बॉल को यहां से 60 डिग्री के एंगल पर थ्रो करना चाहिए जिससे कि ये गोलूमोलू इस बॉल को कैच कर सके। बहुत मजेदार क्वेश्चन था ना, मजा आया? तो चलिए नोट करो इसको आप लोग। मजेदार सा क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए, है ना। आज आपको बहुत मजा आ रहा होगा, देखो नो डाउट, बड़े माइंड को एक्टिव करने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बॉल है, बॉल इज थ्रोन at two different angles, at two different angles from ground, so that ranges are equal, दोनों की जो रेंज है वो इक्वल है, and times of flight are t1 and t2. Then find relation between t1, t2 and r. क्लियर है? एक बॉल है जिसको दो डिफरेंट एंगल्स पर थ्रो किया जाता है इस तरीके से कि उनकी रेंज जो है वो सेम है और उनके टाइम ऑफ फ्लाइट्स t1 और t2 हैं। तो आपको फाइंड करना है कि t1, t2 और इस रेंज में क्या रिलेशन होगा। क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए आइए देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि अगर रेंज सेम है, जब ऑब्जेक्ट को आप टू डिफरेंट एंगल्स पर थ्रो करते हैं और रेंज सेम है, तो रेंज केवल एक ही कंडीशन में सेम होगी कि वो सेम वेलोसिटी से थ्रो किए गए हों और उनकी जो एंगल्स हैं जिसमें थ्रो किए गए वे कॉम्प्लीमेंट्री हो, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट को आप सपोज u वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हो, राइट, और जो एंगल्स हैं वो थीटा और 90 माइनस थीटा हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो रेंज उस केस में सेम होगी। तो यानी कंडीशंस क्या होगी हमारी, पहली कि भाई जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, थीटा और थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, राइट। तो आप देखो t1 आप जानते हो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो पहली बॉल जिसको आप थीटा एंगल पर थ्रो कर रहे हो u वेलोसिटी के साथ, उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हो जाएगा t1 इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, इक्वेशन 1। दूसरी बॉल के लिए जिसको आप 90 माइनस थीटा पर थ्रो कर रहे हो सेम वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी सेम है ध्यान रखना, तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा अपॉन जी। सो t2 हमारे पास आ जाएगा 2u cos थीटा अपॉन जी। तो अब देखो बच्चे अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u cos थीटा अपॉन जी, राइट। क्योंकि आपसे पूछा था कि रेंज, और रेंज कैसे आएगी, वो तभी आएगी जब मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो t1 इंटू t2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2u sin थीटा अपॉन जी इंटू दिस इज हाउ मच, 2u cos थीटा अपॉन जी, राइट। तो ये आ जाएगा 2 इंटू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इंटू जी। मैंने ये जो 2 था ये यहाँ लिख दिया और एक 2 मैंने इस साइन कॉस के साथ ले लिया ताकि मैं इसको फॉर्मूला बना सकूं। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 अपॉन जी। अब देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन
जी। ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा? रेंज का फॉर्मूला। आप जानते हो कि आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, राइट। ये रेंज का फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए कितना आ जाएगा हमारे पास? सो T1 इंटू T2 इजकल टू 2R अपॉन जी। तो ये रिलेशन आ गया इन टाइम T1 T2 एंड रेंज में, राइट। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गई चीज़ें और बहुत अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो में आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है ना। आपने बहुत इन्जॉय करना है आज इसका। और अगर कोई भी डाउट लगे तो आप मेरे से डिस्कस करना, अपने कमेंट्स मुझे सेंड करना। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आज मैं इतना रखता हूँ इसको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग इसका एंजॉय करो। और अगर आप लोग को ये अच्छा लगा हो तभी लाइक करना, शेयर करना दूसरों के साथ और सब्सक्राइब करना। अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट कोऑपरेशन। थैंक यू।